हेलो, नमस्ते दोस्तों। आज की हमारी क्लास के अंदर हम मूल अधिकारों से रिलेटेड पिछले 20 से 25 सालों के अंदर यूपीएससी प्रीलिम्स के अंदर जितने क्वेश्चन आए हैं, उनको हम देखने वाले हैं। इनको देखने के हमारे 2 मोटिव हैं। पहला कि हम हमारे पॉलिटी वाला जो मूल अधिकार टॉपिक है, इसका रिवीजन कर सकें और दूसरा हम यूपीएससी की जो टेंडेंसी है, वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछती है, उसकी ओर अब उसकी समझ को अपनी विकसित कर सकें। ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम हमारा जब रिवीजन करें नोट्स के ज़रिए, तो हम इन बिंदुओं पर ध्यान दे सकें। तो आइए सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि मूल अधिकार कौन-कौन से दिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंदर। एक रिवीजन है, तो अनुच्छेद 12 जो राज्य शब्द को परिभाषित करता है, अनुच्छेद 13 जो विधि की असंवैधानिकता को दर्शाता है। यानी कि इसके अंदर बताया गई कि विधि किन परिस्थितियों के अंदर अमान्य हो जाएगी और इसके बारे में हम जानते हैं कि अनुच्छेद जो 13 है, वो डिफाइन करता है कि यदि कोई विधि मूल अधिकारों का हनन करती है, तो उसको शून्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, जाति, लिंग, स्थान और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 16 लोक सेवाओं में समानता की बात करता है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात करता है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है। अनुच्छेद 19 वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। 20 है वो व्यक्ति को दोहरे दंड से सुरक्षा देता है और 21 है जीवन दे और जीवन की सुरक्षा की बात करता है। यानी कि विधि की सम्यक प्रक्रिया की और विधि की सम्यक प्रक्रिया की बात करता है। और नेक्स्ट है यानी जीवन जीने के अधिकार की बात करता है। फिर अगर 22 में देखा जाए तो ये व्यक्ति के गिरफ्तारी के दौरान अधिकारों की बात करता है। 23 मानव व्यापार की बात करता है। 24 है वो बाल श्रम की बात करता है। 25 धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है। 26 जो संवैधानिक धार्मिक निकाय होते हैं उनके अधिकारों की बात करता है। 27 कर से सुरक्षा प्रदान करता है और 28 धार्मिक शिक्षा की बात करता है। 29 भाषा एवं संस्कृति के संरक्षण की बात करता है। अल्पसंख्यकों की बात करता है। 31 संपत्ति के अधिकार जो कि अब हट चुका है और 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार और 33, 34, 35 ये अधिकार हमें सैन्य बलों के अधिकारों पर अंकुश लगाता है। तो चलिए अब हम हमारे आज की क्लास के अंदर हम 30 पीवाईक्यूज पर चर्चा करने वाले हैं। देख लेते हैं। उनमें सबसे पहला क्वेश्चन है भारत में विधि की सम्यक प्रक्रिया भारत में विधि की सम्यक प्रक्रिया का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो विधि की सम्यक प्रक्रिया जो कि किसका भाग है? अनुच्छेद 21 का भाग है। मेनका गांधी वाद में गरिमापूर्ण जीवन की बात की गई थी। तो ये विधि की सम्यक प्रक्रिया और गरिमापूर्ण जीवन के सिद्धांत को मेनका गांधी वाद में दिया गया था 1978 वाले में। तो इसके अंदर और हमारा क्वेश्चन सिंपल सा है कि विधि की सम्यक प्रक्रिया किससे संबंधित है? तो इसका हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा कानून की निष्पक्ष और उचित प्रक्रिया की बात करता है। नेक्स्ट देखा जाए 2 नंबर क्वेश्चन है ये है भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सरकारी अधिकारियों के विरुद्ध परमादेश जारी नहीं किया जा सकता और दूसरा कहता है परमादेश किसी निजी संगठन के विरुद्ध नहीं होगा जब तक कि उसे कोई सार्वजनिक कर्तव्य न सौंपा गया हो। तो इसके अंदर हम जानते हैं कि जो परमादेश है ये कोई भी न्यायालय किसी भी सरकारी सार्वजनिक संस्थान के विरुद्ध ही जारी कर सकता है, जबकि ये वाला कथन क्या कहता है सार्वजनिक या सरकारी अधिकारियों के खिलाफ नहीं जारी किया जा सकता। तो ये वाला कथन तो हमारा हो गया रॉन्ग। दूसरा देखते हैं परमादेश किसी निजी संगठन के विरुद्ध जारी नहीं होगा, क्योंकि परमादेश का मतलब हुआ कि किसी भी सरकारी न्यायालय का आदेश मैं क्यों मानूं, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूँ, तो सामान्य लोगों पर या निजी व्यक्ति पर इस प्रकार के अधिकार नहीं लागू किए जा सकते। तो तीसरा क्वेश्चन है भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? वर्तमान में संपत्ति का अधिकार ये 2021 में पूछा गया था। विधिक अधिकार हैं जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, क्या ऐसा है? विधिक अधिकार जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त हैं या मूल अधिकार जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं, न तो मूल अधिकार है न ही विधिक अधिकार है। तो हम जानते हैं ये विधिक अधिकार हैं और ये किसी भी व्यक्ति को यानी केवल नागरिकों वाला से अनुच्छेद नहीं है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, विधिक अधिकार है जो सभी व्यक्तियों को प्राप्त है।
नेक्स्ट है न्यायिक हिरासत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। और दूसरा है न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो सही तो केवल कथन बी है। चलिए नेक्स्ट है मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के सिद्धांत के प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? यानी कि व्यक्ति को कौन कौन सा संविधान का कौन कौन सा भाग व्यक्ति को कुछ अधिकार देता है। ओवरऑल मतलब यह उद्देशिका यानी कि प्रेमबर के अंदर तो स्वतंत्रता का अधिकार है ही। राज्य के नीति निर्देशक तत्व हमें जीव हिंसा रोकना या हमारे कई कर्तव्यों के बारे में बताता है और ये भी कनेक्टेड हो गया। और मूल कर्तव्य हम जैसे कि बच्चों को शिक्षा दिलाना, तो ये हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य के साथ शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार भी है। तो इस आधार पर देखा जाए तो ये तीनों कथन हम व्यक्ति के मूल अधिकारों की घोषणा करते हैं। नेक्स्ट है भारत में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? भारत में ब्यूरोक्रेसी किस टाइप की है? तो पहला ऑप्शन है संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला। क्या नौकरशाही का संसदीय व्यवस्था से कोई कनेक्शन है? तो जवाब है जी नहीं। दूसरा संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने वाला अभिकरण। तो हम जानते हैं कि संघीय ढांचे का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, अगर है तो वो संघीय ढांचे को थोड़ा कमजोर करता है। फॉर एग्जाम्पल हम जानते हैं जब हम भारतीय संघवाद के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पर हम भारतीय संघवाद के को एकात्मक बताने वाले बिंदुओं की जब बात करते हैं तब हम बात करते हैं कि ऑल इंडिया जो सर्विसेज हैं उनके अधिकारी राज्यों में होते हैं लेकिन होते वो केंद्र सरकार का अधीन है। इसलिए ये अभिकरण को मजबूत करने की बजाय कमजोर जरूर करते हैं। राजनीतिक स्थायित्व और आर्थिक वृद्धि को सुलभ देने वाला। राजनीतिक स्थायित्व का हो सकता है, राजनीतिक स्थायित्व वाली बात हो सकती है क्योंकि सरकारें बदलती है लेकिन प्रशासनिक अधिकारी नहीं बदलते। और आर्थिक वृद्धि को सुलभ बनाने वाले, तो आर्थिक वृद्धि में प्रशासनिक अधिकारियों का कोई खास विशेष रोल नहीं होता। नेक्स्ट है लोक नीति को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण। यही होता है नौकरशाही का मतलब। हम जब नौकरशाही को परिभाषित करते हैं तब यही परिभाषा यूज करते हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो जीवन से जुड़ा हुआ एक ही अनुच्छेद है और ये अनुच्छेद है अनुच्छेद नंबर 21। और इससे रिलेटेड जो बात था उसका नाम था हादियाबाद। ये तो अभी लेटेस्ट का ही था। नेक्स्ट है निजता के अधिकार को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया गया है। भारत के संविधान निम्नलिखित में से किससे उपयुक्त कथन सही और समुचित दलता है? तो पहला पूछ रहा है ये कहना क्या चाहता है कि निजता का अधिकार है वो मूल अधिकारों में है और ये कहाँ पर संविधान में इसके बारे में क्या उल्लेख है निजता के अधिकार के बारे में? तो पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 14 और 42वें संविधान के अधीन उपबंध है। क्या अनुच्छेद 14 निजता के अधिकार की बात करता है? जवाब है जी नहीं, तो ये कट। नेक्स्ट है 17 ये अस्पृश्यता की बात करता है। अनुच्छेद 21 ये करता है और 24 बलात्श्रम की बात करता है। तो अनुच्छेद 21 और भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रता ही निजता के अधिकार को प्रतिबिंबित करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। तो अधिकार राज्य के नहीं नागरिकों के राज्य के विरुद्ध दावे हैं, तो पहला कथन गलत है। दूसरा अधिकार वे विशेष अधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं, तो ये बात तो फिर भी ठीक है। और अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये कथन ज्यादा एप्रोप्रिएट है। और अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों का क्या सेंस बनता है, तो ये भी गलत है। फिर हमारा ऑप्शन सी ही सही है। नेक्स्ट है भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित है? यानी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार हमें कौन कौन सी सुरक्षाएं प्रदान करता है? तो पहला मानव देह व्यापार की सुरक्षा देता है और बंधुआ मजदूरी रोकता है। अस्पृश्यता का अंत ये शोषण के विरुद्ध में नहीं आता है, ये समानता के अधिकार में आता है। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा
ये अब अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 29 और 30 अलग से दे रखे हैं। कारखाना खदानों में बच्चों, यानी कि अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, ये दो ही हैं शोषण के विरुद्ध वाले अधिकार के अंदर, तो केवल ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों एवं कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? पहला कहता है अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है, सही बात है। अधिकार व्यक्तिगत हैं और समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। अधिकार कर्तव्यों से स्वतंत्र कभी नहीं होते। और गांधी जी का एक स्टेटमेंट है कि मूल कर्तव्य ही मूल अधिकारों की जननी है, यानी कि जिस व्यक्ति के पास मूल कर्तव्यों का जानकारी नहीं है, उस व्यक्ति को मूल अधिकार लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। नेक्स्ट है, नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। जी नहीं, अगर कोई व्यक्ति अधिकार बहुत रखते हो लेकिन अगर उसने गलत आचरण अपना रखा है तो उसके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। राज्य स्थायी रहे इसके लिए कर्तव्य जरूरी है या अधिकार? ये दोनों जरूरी है। तो ऑप्शन ए एकमात्र ऐसा है जिसके अंदर कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में आते हैं? अनुच्छेद 21 के दायरे की बात कर रहा है, 2015 में पूछा गया था। चिकित्सा का अधिकार है, विदेश यात्रा का अधिकार ये तो है ही, मेनका गांधी का विवाद में ही बोल दिया गया था। नेक्स्ट है, महिलाओं का कार्यस्थल पर गरिमा, ये भी गरिमापूर्ण जीवन के जीने का अधिकार है, तो इसलिए है। और बाकी हम जानते हैं कि महिलाओं के कार्यस्थल पर सुरक्षा के लिए एक अलग से एक्ट बना रखा है। तो यहाँ पर तीनों ही आंसर है। नेक्स्ट बात करें 13वां क्वेश्चन, भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिष्ठापित होता है? कल्याणकारी राज्य का आदर्श हम जानते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में होता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संपत्ति का अधिकार अब नहीं है। अब ये मूल अधिकार नहीं रहा संपत्ति का अधिकार, तो ऑप्शन सी हो गया। यूपीएससी हर बार हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछती, कई बार सिंपल क्वेश्चन भी पूछ लेती है। नेक्स्ट है, निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाया जा सकता है? निवारक निरोध के अंतर्गत हम जानते हैं 3 माह तक। 3 माह के बाद में आपको चार्जशीट दायर करनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट है, किस संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया? और ये नेक काम किया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता का उन्मूलन करता है? तो अस्पष्टता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 करता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को कौन सी शक्ति दी गई? अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय को रिट पावर देता है और किसी भी विधि को शून्य घोषित करने की शक्ति भी देता है। केवल मौलिक अधिकारों को लागू करना, मौलिक अधिकार लागू करना सुप्रीम कोर्ट का काम थोड़ी ना है। अधीनस्थ न्यायालयों की समीक्षा करना यह सुप्रीम कोर्ट की अन्य शक्ति है। रिट जारी करना ही अनुच्छेद 32 के तहत है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय का? अनुच्छेद 32 को। ये बाबा साहब के बारे में ये स्टेटमेंट ध्यान में ही रखना है कि अनुच्छेद 32 की बात करते हैं वो। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 के तहत क्या शामिल नहीं है? धर्म का प्रचार करना, जी हाँ। सिखों को कर दान करना, ये भी है। धर्मांतरण कराना, ये कोई प्रकार का मूल अधिकार नहीं है। अंतःकरण की स्वतंत्रता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को व्यापक रूप से मूल अधिकारों की न्यायिक की व्याख्या को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया था? यानी कि मूल अधिकारों पर न्यायिक व्याख्या का मतलब होता है युक्त निबंधन लगाने के लिए कौन सा संशोधन किया गया? यह संशोधन किया गया था पहला संविधान संशोधन। चंपाकम दोहराइजन मामले के बाद में 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ और पहले संविधान संशोधन में अनुच्छेद 19 के तहत वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ युक्त निबंधन लगाए गए थे। नेक्स्ट है, प्रोहिबिशन रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है ए, ये किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को जारी की जाती है। जी हाँ, प्रोहिबिशन अधीनस्थ न्यायालय को जारी किया जाता है। नेक्स्ट है,
ऑप्शन बी। ये ये तब जारी की जाती है जब अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करता है। जी हाँ, तो पहला और स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? बहुत बेसिक क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है, और इससे रिलेटेड वाद कौन सा था? पुट्टस्वामी वाद 2017 का था। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत किया गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन सा, किस मूल अधिकार, मतलब मूल अधिकारों की श्रेणी में से किस श्रेणी के अंदर रखा गया था? वो हम जानते हैं समता का अधिकार है, क्योंकि समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है, जबकि अस्पृश्यता वाला जो केस है वो बनता है हमारा अनुच्छेद 17 के तहत। विधि का नियम यानी कि रूल ऑफ लॉ की मुख्य विशेषता क्या है? शक्तियों का परिसीमन यानी कि शक्तियों पर अंकुश लगाना। जी हाँ। कानून के समक्ष समता, ये बात भी सही है। सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी, लोगों की जिम्मेदारी किसी भी प्रकार की मूल अधिकारों में शामिल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट 3 तो गलत हो गया। स्वतंत्रता और नागरिकों के अधिकार, नागरिकों को कुछ अधिकार मिलने चाहिए, ये बात भी रूल ऑफ लॉ के अधीन आती है। तो 1, 2 और 4 स्टेटमेंट सही है। सरकार के प्रति लोगों की जिम्मेदारी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट है, प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंदर निहित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मूल अधिकारों के बीच विवाद का कारण नहीं रहा है? 2017 में पूछा गया था। पहला है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार तो सबसे बड़े प्रसाद की जड़ था, तो इसे तो अंत में हटाना पड़ा, तब जाकर मामला शांत हुआ। तो ये तो है। समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता कहाँ पर अड़चन बनती है? समान नागरिक संहिता नीति निर्देशक तत्वों के आर्टिकल 44 में है, जबकि समान नागरिक संहिता की जब भी बात आती है तब धार्मिक स्वतंत्रता वाला मामला यानी कि अनुच्छेद 25 एक्टिव हो जाता है, और तो ये भी विवाद का कारण बनता है, इसे भी छोड़ दो। शिक्षा का अधिकार, और शिक्षा का अधिकार तो यही। नेक्स्ट है गोवध निषेध यानी कि गाय की हत्या, ये पशु हत्या तो वैसे भी किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। तो शिक्षा का अधिकार ही एकमात्र ऐसा अधिकार है जो नीति निर्देशक तत्वों में भी आता है, मूल कर्तव्यों में भी आता है और मूल अधिकारों में भी आता है। इसलिए शिक्षा के मामले में किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय संविधान नागरिकों को उपलब्ध है, विदेशियों को नहीं? तो नागरिकों और विदेशियों में कौन कौन से का अंतर है? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 यहाँ पर लिखे गए। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 ये 5 अधिकार ऐसे हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त है, भारतीय नागरिकों को, न कि विदेशियों को। तो अभी इसमें देखते हैं। अनुच्छेद 16 ये केवल भारतीयों को प्राप्त है, अनुच्छेद 14 सबको प्राप्त है, अनुच्छेद 19 भारतीयों को, और अनुच्छेद 21 ये सभी को प्राप्त है। तो कौन सा केवल नागरिकों को प्राप्त है? 1 और 3। नेक्स्ट है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 15 किससे उपबंध है? ओवरऑल मतलब है कि अनुच्छेद जो 15 है वो क्या भारतीयों को मिलता है या सभी नागरिकों को मिलता है? तो ये हम जानते हैं कि ये केवल और केवल भारत के नागरिकों को मिलता है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, मैं ये क्रम में 30वां क्वेश्चन है, जबकि दिखाई 26वां दे रहा है, क्योंकि 30वां पहले देख लिया हमने। भारत में मतदान का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार, ये किस प्रकार के अधिकार हैं? तो भारत में मतदान देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार हमारे संवैधानिक अधिकार हैं, जो आर्टिकल 3 to 6 के तहत हमें मिलते हैं। तो ये विधिक अधिकार भी हैं, ये संवैधानिक अधिकार भी हैं, लेकिन यूपीएससी ने 2017 वाले इस क्वेश्चन का आंसर संवैधानिक अधिकार माना, न कि विधिक अधिकार। जबकि जब ये क्वेश्चन शुरू में आया था तब कई संस्थानों ने इसका आंसर डी और सी में कंफ्यूजन रखा था, लेकिन यूपीएससी ने इसका फाइनल आंसर माना है सी, यानी कि संवैधानिक अधिकारों को, ये जो मतदान का अधिकार है हमारा एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। तो इस प्रकार हमने मूल अधिकारों से रिलेटेड तकरीबन 30 क्वेश्चन उठाए। हालांकि और भी छोटे बड़े और भी क्वेश्चन थे, लेकिन ये 30 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके बारे में चर्चा करने योग्य थे। बाकी सिंपल क्वेश्चन आते हैं तो
उनको हमने लिया नहीं है। और वैसे भी इन इतने सालों में यूपीएससी 1 साल में 1 ही पेपर लेता है और उस एक पेपर के अंदर मूल अधिकारों से ज़्यादा 1 ही क्वेश्चन बनता है। और कभी-कभी अगर मन हो जाए तो मूल अधिकारों से 2-3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो यूपीएससी में ऐसा कुछ भी फिक्स नहीं है कि हर साल 1 ही क्वेश्चन आएगा। तो हो सकता है कि इस साल 1 से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले या 1 भी क्वेश्चन आए। तो सभी प्रकार की संभावनाएँ रहती हैं। तो ये एक पहल थी जिसमें कुछ लोगों ने जब प्रस्तावना वाले टॉपिक पर कुछ पीवाईक्यूज़ करवाए थे तो वहाँ पर कमेंट किए थे कि मूल अधिकारों पर भी बनाया जाए। तो ये एक मूल अधिकारों पर वीडियो था। तो आई होप कि ये आपकी तैयारी के अंदर सहायक रहेगा। पढ़ते रहिए, समझते रहिए और हमें भी आगे प्रसारित करते रहिए। धन्यवाद।